छोटा बम बड़ा धमाका। नमस्कार, मैं हूं आंसू अनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और आज हमारे मेहमान हैं हिमांशु पांडे जी। ये देखने में तो बहुत छोटा बम आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका धमाका जब मैं आपसे परिचित करवाऊंगा तो आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आज हमने हिमांशु पांडे जी को इस चैनल में लाया क्यों है, ये मैं आपको बता दूं। तमाम दर्शकों ने कहा कि आपके चैनल में सरिता द्विवेदी जी आई, जिससे हमको प्रेरणा मिला, और पल्लवी जी आई, हमको प्रेरणा मिला। लेकिन जो इंटर कॉलेज के बच्चे जो इंटर या 12वीं में हैं, उन्होंने कहा हम लोगों के लिए कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत लेकर आइए कि हम अपने इंटर के बाद में ये अगर हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसकी सोच मेरे अंदर है, लेकिन उस मार्ग पे आगे कैसे बढ़ना है, इसको जानने के लिए हमने खोज निकाला है आज हिमांशु पांडे जी को। हिमांशु पांडे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप, और एक चीज़ और बता दूं, महज 19 साल उम्र, 19 साल की उम्र में ये धमाका, इसलिए हमने कहा कि छोटा बम बड़ा धमाका। महज 19 साल की उम्र है और आप MBBS कर रहे हैं। हम चाहेंगे ना कि हमारे दर्शकों को आप ये चीज़ बताइए कि तमाम बच्चे हमको जब कोई इंटरव्यू देखते हैं तो वो प्रश्न करते हैं कि सर मेरे लिए भी किसी ऐसे लोगों को लेकर आइए जिससे हमको प्रेरणा मिले, हम आगे क्या करें, ठीक है, और कैसे करें। तो पहले हम चाहेंगे आप अपना परिचय दीजिए, और उन बच्चों का उत्तर भी आप ही के मुंह से मैं चाहता हूं कि वो आपसे संतुष्ट हो जाए। मेरा नाम हिमांशु पांडे, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, महर्ष देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया। जैसा कि आपने पहले पूछा कि वो संतुष्ट कैसे हों, पढ़ाई कैसे करें कि उनका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए सिर्फ एक ही मंत्र एक ही है कि रेगुलर कंसिस्टेंट उसकी पढ़ाई करते रहें, कभी लैग ना करें। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी को फॉलो करते जाएं, जितना टीचर कहे बस उतना करें। और किसी ऐसे कोचिंग के गाइडेंस में रहें या टीचर के गाइडेंस में, जहाँ भी पढ़ते हो वो, या स्कूल में, कि वो जो उनको सही डायरेक्शन दिखाए और सही बताते चले कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, कैसे करना है। और टेस्ट जरूर देते रहें। टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। टेस्ट अपने आप को सेल्फ इवोल्यूएट करना एक ऐसी तरीका है कि जो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वरना तो आप अपने आप में 30 मार्क बनते रहेंगे। अच्छा, इस सिलेक्शन में कोचिंग की क्या भूमिका है? कोचिंग की सिर्फ एक ही भूमिका है कि वो जैसे होता है ना, टीचर वो नाव पार करने के लिए तरीका बताएंगे और पार खुद ही करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल सी बात, जो टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे कंपटीशन वाले एग्जाम में एक ही चीज़ होती है, छोड़ना क्या है। पढ़ना तो सब कुछ है, सब कुछ कोई पढ़ लेगा बोर्ड की एग्ज़ाम की तरह, लेकिन उसमें यह है कि छोड़ना क्या है। अगर आप छोड़ना नहीं सीख पाएंगे तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, आप सारा गलत करके चले आएंगे। और जब आप ये सीख लेंगे कि मुझे क्या छोड़ना है, तो आप सब कुछ सही करते जाएंगे। जितना आपको आएगा उतना ही टच करें। नहीं, आपने भी इसके लिए कहीं कोचिंग लिया था? हाँ, मैंने जैसे 12th पास आउट 2019 का, फिर उसको 1 साल मैंने तैयारी की थी कोटा, LN कोटा से। तो लगभग महज 4 से 5 महीने में वहाँ पर था। उसके बाद लॉकडाउन लग गई थी। तो लॉकडाउन लगवाने के बाद आने के बाद इस बीच में मैंने थोड़ा अपनी स्टडी जो थी, मैंने कहा ना रेगुलर कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो मैंने वो नहीं हो पाया। तो इसलिए मेरा 5-6 महीना गैप हो गया, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। दूसरी बार मैंने फिजिक्स वाला से कोचिंग ली थी, अपने भैया के साथ सेल्फ स्टडी रह के, फिजिक्स वाला से लेके ऑनलाइन मोबाइल पे ही रह के, क्योंकि उस समय उनका नया आया था और सबसे प्रीमियम कॉस्ट जो होता है सबसे उसी में था, लो कॉस्ट था, उसी से मैंने तैयारी की। और मेरा फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था MBBS के लिए। आप किसान के पुत्र हैं, तो और अभी मैं आपके गांव में आ रहा था, तो हमको लगता है कि 1947 वाला रास्ता भी आपके यहाँ दिख रहा था। और 21वीं सदी के दूसरे दशक में जी रहा भारत, और आपका गांव सड़क के लिए तरस रहा है। इस पर मैं अंतिम में आपसे प्रश्न करूंगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो इस पर आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। आप किसान के पुत्र हैं, आपने डॉक्टर बनने का कैसे सोचा? बेसिकली ये था कि मेरे पिताजी चाहते थे कि घर में, जैसे हम लोग किसानी करते चले आए हैं, तो किसानी हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। और ये था कि बड़े भैया हमारे थे, वो बाहर शुरुआत से ही पढ़ने निकल गए। दीदी मेरी वो भी पढ़ने निकल गए, तो एक इंजीनियर के लाइन में चले गए, तो एक प्रोफेशनल टीचिंग की लाइन में चले गए दीदी मेरी। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ डिफरेंट करूँ, तो मैं भी डॉक्टर के लिए, और फर्दर मैंने कुछ और सोचा है आगे। आपने आगे भी कुछ सोचा है, आगे सोचा है। मैं वो निकाल के देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि आपने आगे सोचा क्या है। मैंने आगे सोचा कि मुझे IAS का एग्ज़ाम बीट करना है। IAS का? फिर आप सीधा IAS में ही क्यों नहीं भिड़ गए थे, यहाँ MBBS में क्यों? ये एक सिक्योर्ड जॉब है, मतलब आप एक MBBS एक प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पर आप लोकल के लोगों को सर्व कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को। मैंने यहाँ पर बहुत कैजुअलिटी देखे हैं गाँव में, कि जो
यहाँ पर डॉक्टर की कमी की वजह से मरते हैं, तो जिस जिस वजह से उसको कम किया जा सके। और साथ में अगर आईएएस के प्रिपरेशन मुझे करना है, मेरा फर्स्ट एम वही है। लेकिन आपने सोचा कि डॉक्टर की कमी की वजह से, खासकर गांव में आप रहें तो गांव में अक्सर ये मौतें होती हैं, झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे यहाँ की ज़िंदगियाँ हुआ करती हैं। फिर आप जब कलेक्टर बन जाएंगे तो ये डॉक्टर वाली भूमिका कौन निभाएगा? ये अपने उसी प्रोफेशन में उसको सही करेंगे, उस कड़ी में आगे जो अगर लेट सपोज कलेक्टर होने के बावजूद जो डॉक्टर्स होंगे उनको टाइट करेंगे ना, ये चीज़ सही देखें गांव के लेवल पे, एक सीएससी पीएससी इन सब लेवल पे सही से देखें। हर एक गांव कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इस गांव में छूट ना जाए। पॉपुलेशन साइज डॉक्टर को बांट देंगे कि इस पॉपुलेशन पे आप इतने पॉपुलेशन पे देखेंगे, ये इतने पॉपुलेशन पे देखेंगे, इस विलेज को ये देखेंगे। आप किसान पुत्र हैं और आप शिक्षित भी हैं, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, आप अब दुनिया देख रहे हैं। आप अपनी आँखों से और इस सोशल मीडिया के ज़माने में मोबाइल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आप दुनिया देख रहे हैं। तो क्या आपने परंपरागत कृषि में कोई संशोधन पिताजी से करवाया? जी, पहले देखिए पिताजी हमारे जो खेती करते थे, गन्ना, सरसों, गेहूँ, धान, यही सब, इससे जब तक परंपरागत खेती जो सदियों से चली आई है, उससे कोई इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब कि जो हम लगाते थे, मेरा जो निकलना वाला था वो कॉस्ट निकलता नहीं था। वो हम लॉस में रहते थे और सब सोचते थे कि हाँ चल रहा है, खेती चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले खेती की जो वो श्रृंखला है इसको तोड़ी, अब पपीते की खेती लगाना मैंने शुरू करवाया घर पे। अच्छा, इस बार आपने पपीते का लगवाया है, तो वो बगिया भी आप हमको दिखाएंगे भी, क्योंकि दर्शकों को दिखना चाहिए कि अगर बच्चा यहाँ से निकला और आज उसके शिक्षा का प्रभाव खेत में या किसानों में दिखे। आज आपके द्वारा अगर ये प्रयास किया गया तो मुझे जहाँ तक लगता है धीरे धीरे गांव में भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। हाँ, वो तो है कि थोड़ा जो खेती के परंपरागत जो खेती है उससे काफ़ी चेंज है ये। इसमें काफ़ी सिस्टम अलग है, ड्रिप सिस्टम लगवाया पहले सब, और लोगों को भी मैंने कहा कि लगवाएं वो। और दूसरी चीज़ कि ये जो एक बिजनेस माइंडेड खेती है, इससे आप चल के आगे बिजनेस कर सकते हैं। अभी पपीता लगाया, फिर अमरूद लगवाएंगे, और उसके बाद सोचे हैं कि वो परवल की खेती ये सब के करवाने के लिए बिजनेस माइंडेड लेवल पे, ये नहीं छोटे लेवल पे, नहीं बड़े लेवल पे। ये जो छोटा सा बम आपको मैंने दिखाया था, धमाका, आपने सुन लिया होगा। ये अभी यहाँ अंत नहीं है। और ये जो डॉक्टर बनने की सोच पैदा हुई थी, डॉक्टर सोच पैदा खाली इसलिए हुई थी कि जब गांव में लड़का होता है तो प्रारंभ से अगर वो अपने ही इतिहास को दोहरा कर देखे तो गांव में अक्सर मौतें दवाओं के कारण हो जाया करती हैं। आज एमबीबीएस बनने के बाद में हमने इसलिए प्रश्न सबसे पहले ठोक दिया कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर वाली भूमिका कौन निभाएगा। तो उसका भी बहुत सटीक जवाब हमको मिला कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, किसी एक सीएससी पीएससी या किसी जिला अस्पताल में एक जगह वो सेवा दे सकता हूं, लेकिन कलेक्टर अगर मैं बन गया तो उस ज़िले के सारे डॉक्टरों को मैं अपने अनुसार चला सकता हूं। गांव में उनकी व्यवस्था पहुंच रही है ना पहुंच रही है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। तो जहां 10, 20, 50 को हम सेवा दे सकते थे, वहां हम पूरे ज़िले के लाखों लोगों तक यह सेवा पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपसे एक चीज़ और मैं कहूँगा हिमांशु जी, कि एक प्रक्रियात्मक तरीके से उन बच्चों को समझा दीजिए जो इंटर में ये सोच नहीं पाते हैं कि हम आगे डॉक्टर, अगर हमको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या बीटेक करके इंजीनियर बनना है, तो उनके परीक्षा का प्रक्रिया बता दीजिए। हम चाहेंगे ना कि जिससे उनके लिए सरल हो जाए, जिस परिवार में यह वीडियो जाए उनके लिए सरलता से सुलभ हो जाए, उनको प्रक्रिया न जानना। और एक चीज़ और बताइएगा, अगर इसके बारे में वो जानकारी चाह रहे हैं तो कहाँ से इसकी जानकारी ले सकते हैं, दोनों चीज़ बता दीजिएगा। देखिए, बेसिकली अगर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी अगर आपको आगे फर्दर करना तो आपको 10th के लेवल पे ही सोचना पड़ेगा, और आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा 11th से ही। और मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो मैं मेडिकल वालों को बता रहा हूँ, अगर आप 11th में हैं या 12th में हैं तो सिंपली जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है उसको फॉलो करिए। एनसीईआरटी बुक कोई फॉलो करिए, एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक नहीं। और कोई बुक पढ़ के आप कहीं भी कुछ भी कर लेंगे, टॉप कर लेंगे, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप उसमें 30 मार्क का हो जाएंगे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। सिलेक्ट होने के लिए आपको एनसीईआरटी कंसाइजली पढ़नी पड़ेगी। और दूसरी बात कि इसकी प्रोसेस आप एनटीए के द्वारा जो आती है उसको चेक करते रहें। एनटीए की वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट पे चेक करते रहें कब एग्जाम है, कब क्या। मतलब इसका एग्जाम हर साल पहले मई में होता था, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो फर्दर डिले होते होते सितंबर तक आ गया है। वो अब
वो बैक कर रहे हैं दोबारा मई तक, और हर साल होता है इसका एग्ज़ाम। अपने उत्तर प्रदेश में बात करें तो लगभग 3500 सीटें हैं गवर्नमेंट सीटों की, और इसका कट ऑफ भी 605 या 600 नंबर तक जाता है। अब फर्दर इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि बच्चे सिलेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी दिक्कत है। बच्चे सिलेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो कट ऑफ अपने आप इंक्रीज होता जा रहा है हर साल। तो आपको उस तरह तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम 620 नंबर आए, उससे नीचे नहीं। 620 के नीचे आएगा तो कट ऑफ आप नहीं, मतलब उसके क्राइटेरिया को नहीं पार कर पाएंगे, तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा MBBS में। बाकी वही BDS है, BDS भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही BDS कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा कोई नहीं है, बाकी सब प्राइवेट हैं। तो उसमें भी आपको सिर्फ 100 रैंक के अंदर आना पड़े, उसमें जहाँ MBBS खत्म होता है उसी के जस्ट नीचे 100 रैंक में रहना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको BDS भी मिल पाएगा, वरना वो भी नहीं मिल पाता। अच्छा, एक चीज़ ये जानकारी आपके द्वारा कराई गई, हम लास्ट में आपसे चाहेंगे कि आप हमारे उन युवाओं के बारे में जिसकी ये उम्र 19-20 की उम्र जो मानी जाती है, वो जीन्स का पैंट, अच्छे अच्छे टी-शर्ट, अच्छे अच्छे परफ्यूम, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ये उनके सामने घूमने लगता है इस उम्र में। लेकिन उस उम्र में आप MBBS पहला साल पूरा कर चुके हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन आपके द्वारा जाना चाहिए कि ये जो जीन्स का पैंट है, गाड़ी है, परफ्यूम है, टी-शर्ट है, शर्ट है और लंबे लंबे बड़े बड़े बाल हैं, देख के वो बॉलीवुड को देखकर, ठीक है, उनके पास ये जाए कि यह जो आप अभी फैशन सारा कर रहे हैं वो अपने नहीं बाप के कमाई पर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज नहीं कल आप भी बाप बनेंगे, तो उनको ज़रूर एक मोटिवेशन आपके द्वारा जाना चाहिए कि अभी समय है, संभल जाएं। बेसिकली जो वो बॉलीवुड या मूवीज़ को देख देख कर अपना ट्रेंड फॉलो करते हैं, ये कलर करके, बाल कलर करा के, ये सब करा के, कोई मतलब नहीं होता उसका, कोई बेसिकली कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ भी पहन लें, ब्रांड आप तो अपने परिवार से बनेंगे। आप कुछ भी सोचते हैं, आप अपने पढ़ाई, अपने नॉलेज, अपने इससे से ब्रांड बनेंगे। अब ये नहीं कोई कह सकता कि हम ये कपड़ा ब्रांड पहनना है, ये वो पहनना है तो मैं ब्रांडेड हूँ या कुछ हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बस पढ़ाई करिए बेसिकली, और अपने परिवार वालों को जो वो चाहते हैं और जो आपके टीचर चाहते हैं वो आप उसी को करते जाइए। और ये सब फैशन के चक्कर मत फंसिए, फैशन के चक्कर में फंसेंगे तो आप फैशन वही रह जाएंगे 11th 12th, उसके बाद जाके जो अदर कोर्सेस है, प्रोफेशनल कोर्स में आप आ ही नहीं पाएंगे कभी भी, अगर आप इसी चक्कर में फंस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु जी, और हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हिमांशु जी के इस वीडियो को हर घर के हर हाथ में पहुंचाएं। कारण क्या है कि आपके घर में पढ़ रहा या तैयारी कर रहा या तैयारी की सोच पाल के बैठा रहा कोई भी बच्चा या बहन बेटी इनके वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकती है, और जो उसके अंदर दबे सपने हैं वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये मोटिवेशन हर घर तक आपकी जिम्मेदारी है, उसको पहुंचाएं। और लास्ट चीज़ जो हिमांशु जी ने कहा कि ये जो 19-20 की उम्र होती है, जहां हम फैशन और बॉलीवुड और हॉलीवुड को देखकर अपने अंदर लाते हैं, तो जब जीवन में आप अपने लिए सब कुछ करना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। लेकिन जब तक आप फैशन करेंगे, तो जितना समय तक आपके जेब में पैसा होगा ना, उतना समय तक आपके पीछे लोग चलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी जेब खाली हो जाएगी, वो आपको साथ छोड़ देगा, आपका साथ छोड़ देगा और आपको भी वहीं से वो त्याग देगा, आपको भूल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाएं कि आज ये छोटा बम बड़ा धमाका किया है, तो वो धमाका आपके भी घर में होना चाहिए। जय हिंद, जय राष्ट्र।